नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। पर मैं इस टॉपिक की शुरू करने से पहले ही बोल दूँ, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। और मैं इस टॉपिक पे चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ कॉमन मैन ये अगर इस चीज़ को हमने अभी नहीं रोका तो शायद ये आगे चल के एक बहुत बड़ा नासूर बन जाए पूरे देश के लिए। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ तबलीगी जमात के ऊपर। आज पूरे देश में एक कॉमन परसेप्शन बन गया है कि अगर देश में कोरोना वायरस का बम फूटा है तो उसके पीछे तबलीगी जमात का हाथ है। काफ़ी हद तक ये सही भी है, क्योंकि जब दिल्ली सरकार ने ये फैसला कर लिया था कि कोई बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते, तभी मजलिस का इतना बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें इतने सारे लोग थे। उसके बाद जब सरकार ने उन लोगों को कहा कि आप अगर कोई अंदर है तो हमें उसकी पूरी जानकारी दें, वहाँ पे जानकारी नहीं मिली। और उससे भी ज़्यादा इसमें से इस मजलिस में शिरकत लेने के लिए जो लोग दुनिया भर से आए थे, उन्होंने अपना सही आने का उद्देश्य जाहिर नहीं किया था। इसमें से मैक्सिमम लोग टूरिस्ट वीज़ास पे आए थे, जबकि ये सारे ही लोग यहाँ पे मिशनरी यानी मजहबी काम के लिए आए थे। तो अगर ये पहले ही ये बातें बता देते तो शायद भारत सरकार को इसके बारे में ज़्यादा आइडिया होता। चले, ये तो अब तो खैर ये बातें बहुत पुरानी हो गई है और काफ़ी सारा पानी पुल के नीचे से निकल गया है। पर इसकी जो चर्चा हो रही है सारे मीडिया में और सारे चैनलों में, इस पे एक चीज़ जो मुझे अब लग रही है, जो मैं फील कर रहा हूँ कि ये हमारे दिलों में एक ऐसी दीवार या एक ऐसी दरार पैदा कर रहा है जो कई कई सालों तक शायद पटी ना जाए या भरी ना जा सके। मैं इस पे चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास की तरफ ले जाना चाहूँगा कि कब इस देश में ये ऐसे सेंटिमेंट्स पैदा हुए, बढ़े, और कब उनका बवार पूरी तरीके से फूटा, जिसका खामियाजा बहुत भारी पड़ा देश को। जब ये देश गुलाम था 1947 से पहले, तो देश की ताकत हिंदू और मुसलमान मिलकर थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारे पास दोनों ही तरफ से ऐसे लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए और इस देश की इज्जत के लिए और अपने ईमान के लिए मरना कबूल किया, लेकिन झुकना या डरना कबूल नहीं किया। मैं यहाँ पे किसी लोगों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और दिन से रात हो जाएगी, आप इसे देखते ही रहेंगे। पर मोटा माटी लब्बो लुबाब ये है कि सब ने मिल के खून बहाया है। पर ये जो एक हिंदू मुसलमान या मुसलमान गैर मुसलमान, हिंदू गैर हिंदू की जो भावना थी, इसको बल कहाँ से मिला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बहुत से कारण और भी हैं, लेकिन जो रीसेंट हिस्ट्री की बातें अगर मैं आपसे करना चाहूँ तो सन 47 से पहले जब मुस्लिम लीग ने कहा कि उनको एक अलग मुल्क चाहिए मुसलमानों के लिए, और वो इस जिद पे अड़ गए, और जब एक समय ये बात तय हो गई कि अब हिंदुस्तान आज़ाद होगा, तब मुस्लिम लीग को लगा कि शायद हिंदुस्तान तो आज़ाद हो जाए पर जो वो मांग रहे हैं वो ना मिले। इसके नतायज क्या हुए? जहाँ पे जाति हिंसा शुरू हो गई, इन्होंने सबसे पहले डायरेक्ट एक्शन डे कॉल किया, जिसके बाद द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स हुई। उसके बाद नोआखाली किलिंग्स हुई, जहाँ पे एक जुमे की नमाज के बाद लोगों को इतना भड़का दिया गया, मतलब उनके अंदर के इंसान की इंसानियत, उनकी इंसानियत को ख़त्म करके उनको लिटरली दानव या राक्षस बना दिया गया। इसके नतायज में और भी जगह दंगे हुए जहाँ पे मुसलमानों का भी खून बहा है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। जो भी लोग उस दौर में थे और जिन लोगों ने इस चीज़ को अपनी आँख से देखा, वो अपने मरते दम तक इस बात को भुला नहीं पाए, और कहीं ना कहीं उनके दिल में हमेशा इस बात के लिए गुरेज रहता ही था। और ये सरहद के दोनों तरफ हुआ, ये सिर्फ हमारे साथ या ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ। चले, थोड़ा सा समय में और आगे निकलते हैं। उसके बाद हमने 65 की जंग लड़ी पाकिस्तान से। याद रखिए, तब दो मुल्कों की जंग हो रही थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं हो रही थी। और उस जंग के जो सबसे बड़े हीरो थे वो थे अब्दुल हमीद, जिसके बारे में मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है पहले से। उसके बाद हमने 71 की जंग लड़ी। 71 की जंग में जो आज का हिंदुस्तान है और जो आज का पाकिस्तान है, इनके बीच में तो जो जंग हो रही थी वो मुल्कों के बीच में हो रही थी, लेकिन वो तमाम लोग
जो आज के बांग्लादेश में से रिफ्यूज लेके हिंदुस्तान की तरफ आए थे, जो कि 1.25 करोड़ या उससे ज़्यादा तादाद में लोग थे, उनके दिलों में ये खारिशें हमेशा के लिए बैठ गई कि उनके साथ जो हुआ वो दर्द, वो तकलीफ उनको मुसलमानों ने दिया। और यकीन जानिए आज वो तमाम लोग जिन्होंने इस घटना को अपनी आंख से देखा है वो इस बात को भूल नहीं पाए हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनका घर बार अगर छूटा तो वो मुसलमानों की वजह से छूटा। हालांकि ये पूरा सच नहीं है, इसमें पॉलिटिकल रीजंस बहुत ज्यादा थे, पर मोटा मोटी एक आम आदमी जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, उसकी समझ में इतनी ही बात आ रही है। चले समय और थोड़ा सा आगे निकालते हैं और अब आ जाते हैं जो बच्चे 80s की दौर में या मिड 80s में पैदा हुए, 85 के बाद। आज दुनिया कहती है, आज हम हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादा सेकुलर है, वो ज़्यादा लिबरल है, उसके लिए मज़हब इतने मायने नहीं रखती, उसके लिए इंसान ज़्यादा मायने रखता है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो जिस दौर में पैदा हुआ है उसने ऐसी कोई भी घटना नहीं देखी है जहाँ पे जिस पे मजहबी रंग या मजहबी बू आती हो। जो ठीक है, उसके बाद बाबरी की एक घटना घटी 91 में, लेकिन बाबरी की घटना जब घटी तो जो बच्चा 85 में पैदा हुआ वो इतना छोटा था कि उसके जहन में नहीं है। जब उसने होश संभाला या जो जितनी उसकी याददाश्त है उसको याद भी नहीं क्या होगा। जो उस समय 40 या 45 साल का था, जो आज 65-70 साल का है, उसको याद हो सकता है, पर जो आज 30 या 35 साल का है उसको ये बात याद भी नहीं है कि बाबरी के समय देश में कैसे दंगे हुए थे और कितनी आग लगी थी। जो आज देश की युवा थी उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। ठीक है, उसके बाद गुजरात में राइट्स हुए, लेकिन गुजरात में राइट्स गुजरात एक स्टेट तक थे जो पूरे देश में नहीं फैले। अच्छी बात है, नहीं फैले। इसकी वजह से मोटा मोटी देश में हिंदू मुसलमान की एक जो बहुत प्रगढ़ भावना होती है कि मजहब सबसे ऊपर है, मजहब कभी कभी इंसान की इंसानियत के ऊपर चला जाता है, ऐसी भावना दोनों ही तरफ नहीं थी। लेकिन ये भावना मुझे शायद मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा दायरा देखने का एक सीमित उसकी एक हद है, मैं उसके बाद नहीं देख रहा हूँ। पर मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं सीनियर लोगों से भी बात कर रहा हूँ, मैं समाज के झुके हुए या दबे हुए या कम श्रेणी में, पिरामिड में जो थोड़े से नीचे तबके में आते हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं जो फील कर रहा हूँ वो मैं यही फील कर रहा हूँ कि वो जनरेशन जिसने अपने जीवन में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं देखी थी, वो तबलीगी जमात के इंसिडेंट को वैसे ही ले रही है। जी हाँ, ये वैसे ही ले रही है। और इस घटना के बाद यकीन जानिए, ये सीए एनआरसी में जब आप सीए एनआरसी के लिए मुसलमानों ने हिंदुस्तान में विरोध करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग जो मुसलमान नहीं हैं, जो गैर मुसलमान हैं, उन्होंने भी उनका साथ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद ये गलत हो रहा है उनके साथ, और उन्होंने देश की स्वायत्तता, देश के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए वो भी मैदान में कूद पड़े। लेकिन तबलीगी जमात में जो इंसिडेंट हुए, पहले तो बहुत सारे जमाती जो मस्जिदों में छुपे थे, जो अपने आप को बता नहीं रहे थे, पुलिस को खींच के उनको बाहर लाना पड़ रहा था और लाए गए, जिसको मीडिया ने जिसका शुरू से लेकर अंत तक हर चीज कवर किया। कहीं पे सच बताया, कहीं पे थोड़ा ज्यादा बताया, लेकिन हर चीज बताई और मोटा मोटी एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि तबलीगी जमात ये चाहती है, या जमाती या जो जिनको जमात पे विश्वास है वो ये बात चाहती है कि हिंदुस्तान में कोरोना फैल जाए। उसके बाद फिर मुसलमान मोहल्लों में, जहाँ पे मुसलमान लोगों की आबादी ज़्यादा है, मुसलमान बहुल इलाकों में जब डॉक्टर्स और सुरक्षाकर्मी इन लोगों को ढूंढने गए या इनको पकड़ने गए, उन पे पत्थर चले। ये घटनाएं आप समझिए, ये घटनाएं कहीं ना कहीं हर उस इंसान को जो टीवी देख रहा है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं असर छोड़ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक तबलीगी जमात की वजह से पूरी मुसलमान कौम को गलत कहना, इसे मैं किसी भी तरीके से सही नहीं समझता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद भारत के मुसलमानों से भी गलती हुई है। उनको जिस तरीके से या जितनी ताकत से तबलीगी जमात की बुराई या उनको क्रिटिसाइज करना था, उन्होंने उस लेवल पे उनको क्रिटिसाइज नहीं किया। मौलाना साहब की तरफ आज भी लोग उनके पैरोकार बने हुए हैं, उनके पक्ष में बात करते हैं। वहीं जब आसाराम बापू पे जब चार्जेस लग गए थे तो बहुत बड़े तबके ने उनकी खुल के बुराई की थी, जो आज शायद नहीं कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि वो सेकुलर मुसलमान जो इस देश की मिट्टी से उतना ही प्यार करता है जितना कोई और करता है, वो शायद इस समय उसे जो कहना चाहिए था वो नहीं कहा,
और लोग इसीलिए इसको कश्मीर से जोड़ रहे हैं कि जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला गया, लोगों ने, जो वहाँ की बहुसंख्यक आबादी थी, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और यही एक ऐसी कोई चीज़, वो उनको शायद ऐसा लग रहा है कि तबलीगी जमात के खिलाफ जिनको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहा है। अभी कुछ साल पहले एक बड़ा ही अच्छा फैशन चला था, लोग अपने अवार्ड वापस कर देते थे, कुछ भी होता था तो अवार्ड वापस कर देते थे। इसको एक अच्छा नाम दे दिया गया, अवार्ड वापसी गैंग। उनकी तरफ से भी कोई इसके खिलाफ कोई बातें नहीं आ रही हैं। मीडिया में जो लोग सुनना चाहते हैं, जिन लोगों को भारत की जनता इंस्पायर करती है, वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब चलें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इससे अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अरुंधति राय ने तो इसको लिटरली बोल दिया कि ये तो एक जेनोसाइड करने की तैयारी चल रही है। और यकीन जानिए, अरुंधति राय के इस स्टेटमेंट को गल्फ की मीडिया ने इतना चलाया कि जैसे आज इंडिया में परसेप्शन बन गया है कि यहाँ पे हर मुसलमान ही तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है, वैसे ही वहाँ एक परसेप्शन बन गया है कि हर हिंदुस्तानी मुसलमान पे जुल्म कर रहा है। जिसकी वजह से एक, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, तो सौरभ उपाध्याय नाम का एक हिंदुस्तानी शहरी जो दुबई में नौकरी करता था, उसने शायद ट्विटर पे कुछ तबलीगी के खिलाफ लिख दिया। इसके जवाब में वहां के सरकार के एहलकारों ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी कि उससे ना सिर्फ फाइन लिया बल्कि उसको डिपोर्ट करने तक की बात कर दी। मुझे ये नहीं पता वो डिपोर्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बातें हुई हैं। इसके पूरे प्रमाण हैं। देखें, आप एक बात समझें, ठीक है, तबलीगी जमात वालों ने गलती की है, उनकी वजह से भारत में कोरोना फैला है, ये भी सच है। लेकिन इस बात को पूरे मजहब से जोड़ देना और भारत की जो एक सेकुलरिज्म की एक जो छवि है भारत में, जो कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी रह सकता है और कैसे भी रह सकता है, ये छवि को आप ना बिगाड़ें। और एक और चीज समझें कि आज दुनिया में हर तरीके के लोग हर जगह रहते हैं, और दुनिया में आज की डेट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इकोनॉमिक्स। इन तमाम चीजों का इकोनॉमिक्स पे बहुत बुरा और बड़ा असर पड़ रहा है। हमें इसे समझने की जरूरत है। अब अगर इस चीज को हम अभी नहीं समझे तो इसके आगे चल के नतायज क्या निकलेंगे, जो अब तक शायद इस जनरेशन ने नहीं देखा था। अब हम कोई भी चीज खरीदने से पहले शायद हम में से बहुत से लोगों के जहन में ये बात आएगी कि ये बंदा कौन है, मेरा कौन से मतलब है, उसका नाम क्या है, वो किस मजहब में यकीन रखता है। देखिए, ये किसी भी सिविल सोसाइटी के लिए ऐसी फीलिंग किसी भी तरफ से हो, ये बिल्कुल जायज नहीं है और ये बिल्कुल सोसाइटी के हक में नहीं है। तो ऐसी फीलिंग ना आए, बेहतर है। हमें खुद को ये समझाने की जरूरत है, हमें और लोगों को समझाने की जरूरत है, और हमें और उन लोगों को से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जितनी तबलीगी जमात के जो लोग आज भी अपने आप को सरकार के सामने नहीं लाए हैं, अगर आपके पास उनकी जानकारी है तो आप उनके बारे में सरकार को बताएं, क्योंकि सरकार मदद कर रही है ना सिर्फ उनको ठीक होने में बल्कि आपको भी बचाने में और इस समाज को भी बचाने में। इसलिए मैं फिर से एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं किसी को किसी को आहत करने का कोई इंटेंशन नहीं था, और मुझे लगा कि एक फ्रॉम अ कॉमन मैन पर्सपेक्टिव मुझे ये बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने की। अगर आपको मेरी कोई बात ना पसंद आई हो या आपको लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं, पर प्लीज़ कोशिश कीजिए कि कमेंट सेक्शन में कोई भद्दी बातें ना लिखें, गाली गलौच ना करें। आप मुझे भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो सभ्यता के साथ कहें, मैं उसको पढ़ूंगा, मैं उसको जवाब भी दूंगा। और अगर मुझे भी आपको कुछ कहना होगा तो मैं उस पर भी मर्यादा का पूरा ख्याल रखूंगा। थैंक यू।